अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की किताब जिसका नाम है उर्दू की अदबी असनाफ को चैप्टर वाइज पढ़ने की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था कसीदा और उसकी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए। एनसीईआरटी की बुक है ये। और अगले जो चैप्टर है वो है गज़ल। तो आज हम क्लास नंबर 2 है और आज हम गज़ल के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं क्लास। गज़ल जो है वो उर्दू शहरी असनाफ में गज़ल की एक ख़ास अहमियत है। गज़ल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका ईजाज़, इख्तिसार, इशाराती असलूब और गनायत है। गज़ल में गोना वो इंसानी जज्बों और क़ल्बी वारदात को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है। गज़ल की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया और गुनाई होती है, ठीक है, ताहम ये सिर्फ इश्किया मौज़ूआत की पाबंद नहीं रही। जो अब ये पहले तो ये इश्किया मौज़ू पर लिखी जाती थी, लेकिन अब ये इश्किया मौज़ूआत की पाबंद नहीं रही है। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिनफ में दिखाई देती है, किसी और सिनफ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गज़ल की मकबूलियत का बहुत बड़ा सबब मज़ामीन व मौज़ूआत की ही रंगारंगी है। आम तौर पर गज़ल में किसी मखसूस यानी किसी ख़ास मौज़ू की पाबंदी नहीं की जाती। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। यहाँ से आपके सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते रहिएगा। और जब भी बाद में आपको फुर्सत मिले इसी क्लास को स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। गज़ल की एक मखसूस हैयत होती है, किसी एक ख़ास हैयत में लिखी जाती है। इसमें मतला, हुस्न मतला, काफ़िया और रदीफ़ वगैरह की ख़ास अहमियत होती है। गज़ल का पहला शेर मतला होता है, जिसके दोनों मिसरों में काफ़िये की पाबंदी ज़रूरी है। मसलन मीर तक़ी मीर की गज़ल का मतला है। तो अब हम मीर तक़ी मीर की गज़ल का मतला देखते हैं। वो है, देख तो दिल के जाँ से उठता है, देख तो दिल के जाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये गज़ल का पहला शेर जिसे मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे यानी दोनों ये लाइनें जो हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होती हैं, उसे मतला कहा जाता है। पढ़ते आगे। इस शेर के पहले मिसरे में लफ्ज़ जाँ शेरी इस्लाह में काफ़िया है। जो ये जाँ लिखा है वो शेरी इस्लाह में उसे काफ़िया कहा जाता है, जिसकी सौती मुनासिबत से दूसरे मिसरे में कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दूसरे मिसरे में ये है कहाँ। सौती मुनासिबत यानी मतलब एक जो आवाज़ है उसकी, उसमें कहाँ जहाँ एक जैसी है ना, तो इस तरीके से उसको कहाँ जहाँ 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 की मुनासिबत से कहाँ लाया गया है। मतलब के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िये की पाबंदी की जाती है। इस तरह गज़ल के तमाम अशआर हम काफ़िया होते हैं। जैसे मीर तक़ी मीर की इसी गज़ल का एक और शेर है, जो गज़ल हमने ऊपर देखी, जो जिसका मतलब उसी का अगला शेर है। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है। इस शेर में जहाँ का लफ्ज़ काफ़िये के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आहंग के लिहाज से जा और कहाँ से मुमासलत रखता है। अब मतले पर दोबारा गौर करें। देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है।
इस शेर में जा और कहाँ अल्फाज बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। इनके बाद दोनों मिसरों के आखिर में से उठता है की तकरार है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये लिखा है से उठता है और से उठता है, यहाँ दोनों की तकरार है। शेर की इस्लाह में रदीफ है, इसे रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रदीफ। काफिये के बाद आने वाले लफ्ज को क्या बोलेंगे? रदीफ। मिसरे में काफिये के बाद दोहराया जाता है। मीर के इस मतले में से उठता है 3 अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ है। एक से एक उठता है, ये 3 रदीफ हो जाती है, मतलब 3 लफ्जों पर मुश्तमिल रदीफ है। एक लफ्ज की रदीफ की मिसाल दर्ज झेल है। आगे देखते हैं एक लफ्ज की रदीफ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। शेर में सौती मुनासिबत से काम और तमाम काफिये हैं। किया जो सिर्फ एक लफ्ज है, लास्ट में दोनों मिसरों के आखिर में एक लफ्ज दिया है, किया और किया। जो किया है जो सिर्फ एक लफ्ज है, रदीफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं जिनमें रदीफ नहीं होती, इन्हें गैर मुरद्दफ कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? गैर मुरद्दफ, जिसमें रदीफ नहीं होते हैं। ऐसे गालिब की गज़ल, जैसे गालिब की गज़ल, तो गालिब की गज़ल का शेर है, ने गुले नगमा हूँ ना पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। इस शेर में साज और आवाज़ काफिये हैं, लेकिन कोई रदीफ नहीं है। ठीक है। गज़ल की हैयत में काफिया और रदीफ की बुनियादी अहमियत है। गज़ल की जो हैयत है उसमें काफिया और रदीफ की बुनियादी अहमियत है। ये दोनों चीज़ें गज़ल में खुश आहंगी पैदा करती हैं। रदीफ की पाबंदी से शेर की मजमूई गुन्नाहियत दो बाला हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। तो यहाँ से भी सवाल आपका ज़रूर बनता है, हुस्ने मतला किसे कहते हैं? तो मतला के बाद जब दूसरा मतला आता है तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर कहा जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम रदीफ हों, तो ऐसे मतला को मतला सानी कहते हैं। अगर तीसरा मतला भी कहा जाए तो उसे मतला सालिस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा देखते हैं। मतले के बाद अगर आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर कहा जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम रदीफ हों, तो ऐसे मतला को मतला सानी कहते हैं। अगर तीसरा मतला भी कहा जाए तो उसे मतला सालिस कहते हैं। गज़ल में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। बेशतर असातिज़ा ने कम से कम 5 अशआर की पाबंदी की है। मतलब गज़ल में कम से कम 5 अशआर की पाबंदी की गई है। अगर इसी ज़मीन में दूसरी और तीसरी गज़ल भी कह दी जाए तो उसे 2 गज़लें या 6 गज़ला भी कहते हैं। गज़ल की ज़मीन होते हैं रदीफ काफिया। तो अगर उसी रदीफ काफिये में 2 गज़लें मतलब दूसरी और तीसरी गज़ल भी कह दी जाए तो उस गज़ल को बोलते हैं 2 गज़लिया या 6 गज़लिया भी कहते हैं। आप लोग इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता की एक मिसाल मुलाख्ता हो, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो यहाँ जो गालिब है ये इनका तखल्लुस है और शायर ने अपना
تخلف استعمال کیا ہے، اس لحاظ سے یہ شعر مقطع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت میں ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غزل کی ایک مخصوص تہذیب اور روایت رہی ہے، اس میں حسن و عشق، تصوف اور رندی و سرمستی کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، تاہم شعراء نے اپنی غزل کو انہی مضامین تک محدود نہیں رکھا، اس میں زندگی کے ہر مضمون کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مطلب جو غزل ہے اس کو صرف حسن و عشق اور تصوف ان سب تک ہی نہیں رکھا، بلکہ دیگر جو موضوعات ہیں ان کو بھی اس میں جگہ دی گئی ہے۔ شعر پڑھتے ہیں۔ لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ اگلا شعر ہے غالب کا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوحۂ راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نوحۂ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کچھ شعر ہے۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل جو گل سو زر وقف، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر وقف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ آتش کا شعر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے۔ توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے یہ۔ اور اگلا شعر ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ فیض احمد فیض۔ اگلا شعر ہے۔ اگلا شعر نہیں ہے۔ غزل کا گلدستہ انہی رنگا رنگ مضامین سے مل کر تیار ہوتا ہے۔ غزل کی مقبولیت میں غزل کی حیت کے ساتھ مضامین کے اس تنوع کا بھی بڑا دخل ہے، جیسے غالب کی یہ غزل۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ جانتا ہوں شواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ تھے کچھ غالب کے اشعار، غزل۔ ٹھیک ہے، تو آگے پڑھتے ہیں اردو غزل کا ارتقاء۔ اردو غزل میں غزل کی روایت کا آغاز قلی قطب شاہ سے ہوا۔ اردو غزل میں غزل کی روایت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قلی قطب شاہ سے۔ ولی دکنی نے غزل کی اس روایت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و اشتہارات کو اپنی غزل میں برتا اور ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ ولی کے ہم عصر سراج اورنگ آبادی کے کلام میں بھی جذبۂ مستی کی ایک خاص فضا ملتی ہے۔ ولی کے اثر سے شمالی ہند یعنی اتری بھارت، شمالی ہند بالخصوص دہلی میں اردو شاعری کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ شمالی ہند کے یعنی دکن میں اتر بھارت، شمالی ہند کے پہلے دور کے شعراء میں فائز دہلوی، آبرو، شاکر ناجی اور آگے مضمون، یکرنگ، آرزو اور انجام قابل ذکر ہے۔ ان شعراء کے کلام میں ایہام گوئی کا اثر غالب ہے، جو اس عہد کا خاص رجحان تھا۔
مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ حاتم نے زبان کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور غزل کو ایہام گوئی سے پاک کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اب آتے ہیں 18ویں صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا گیا ہے۔ اردو شاعری کا سنہرا دور کب کہا گیا ہے؟ 18ویں صدی کو۔ اس دور میں میر، سودا اور درد جیسے باکمال شعراء نے غزل کی روایت کو فروغ دیا۔ میر کی غزل سادگی، جذبات کی شدت، درد و سوز کی کیفیت اور احساسات کی دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے۔ سودا قصیدے کے اہم شاعر ہیں، مگر غزل میں بھی وہ تمام مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزلوں کا آہنگ بلند ہے اور لہجہ پرشکو۔ خواجہ میر درد کی غزل میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ تصوف کا شاعر کسے بولا جاتا ہے؟ یا صوفی شاعر درد کو بولا جاتا ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد کی غزل میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ مصحفی آتش اور ناسخ نے نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا۔ غالب نے غزل کو فکر و فن کی نئی بلندیاں عطا کی۔ اقبال نے غزل کو فکر و فلسفہ سے متعارف کرایا۔ اقبال نے غزل کو کس سے؟ فکر و فلسفے سے متعارف کرایا 20ویں صدی میں۔ اب آ جاتی ہے 20ویں صدی۔ 20ویں صدی میں اقبال کے بعد شاد عظیم آبادی، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، حسرت موہانی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور جگر مراد آبادی نے ایسے زمانے میں غزل ہی کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا جب نظموں کا دورہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب نظموں کا ٹائم تھا تب ان لوگوں نے اس کو غزل کو ہی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا تھا۔ ان شعراء کی غزل کلاسیکی رنگ میں رچی بسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئے دور کا پس منظر مہیا کرتی ہے۔ بیشتر ترقی پسند شعراء نظم گوئی کی طرف مائل تھے۔ زیادہ تر جو وہ تھے ترقی پسند شعراء وہ نظم گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن ان میں مجروح اول تا آخر غزل ہی سے وابستہ رہے تھے۔ جو مجروح سلطان پوری تھے وہ شروع سے لے کے آخر تک غزل سے ہی وابستہ رہے تھے۔ فیض اور مخدوم نے بھی نظم کے علاوہ غزل سے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ فیض اور مخدوم نے غزل کے نرم و سبک لہجے میں سیاہی کشمکش کی ترجمانی کی۔ ترقی پسند تحریک کے عروج کے زمانے ہی میں شعراء کا ایک ایسا حلقہ بھی منظر عام پر آیا جس کے لہجے میں نرمی تھی اور جو اپنی غزلوں میں اپنے عہد کی بے چینیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، شاد عارفی اور منیر نیازی اس عہد کے نمائندہ غزل گو تھے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہاں آتے ہیں منیر نیازی، شاد عارفی اور منیر نیازی اس عہد کے نمائندہ غزل گو ہیں۔ ان شعراء کے بعد احمد مشتاق، شہزاد احمد، ظفر اقبال، محمد علوی، بانی شہریار، حسن نعیم، عرفان صدیقی، مظفر حنفی، افتخار عارف اور شجاع خابر وغیرہ کی غزل کی کئی اعتبار سے متوجہ کرتی ہے۔ اردو غزل کا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ یہاں آپ کے اردو غزل کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس بک میں آپ کے غزل کے اندر ہی دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک اور دیے گئے ہیں۔ ایک ہے مسلسل غزل، یہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر غزل کا ہر شعر مختلف مضمون پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے جنزیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہوتے۔ بعض شعراء نے ایسی غزلیں بھی کہی ہیں جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ میر، نظیر،
अकबर, हाली, जोश, इकबाल, फिराक वगैरह। इन सब की यहाँ मुसलसल गज़ल की मिसालें मिलती हैं। नमूने के तौर पर इकबाल की ये गज़ल देखिए। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंग अबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात अहवगा और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़मां व मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। तो ये ऐसी गज़ल को बोलते हैं मुसलसल गज़ल, जहाँ पर ये है ना, इसलिए गज़ल के अशआर मानवी एतबार से जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे के साथ मरबूत नहीं होते, लेकिन बाज़ शोरा ने ऐसा किया है, एक दूसरे से रिलेट किया है, तो उसमें एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये गज़ल दी गई है। आगे पढ़ते हैं या मोमिन की ये गज़ल। या मोमिन की ये गज़ल। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो या ना याद हो। आगे हसरत मोहानी की ये गज़ल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। आगे दूसरा है क़त्आ बंद। तो इसमें है गज़ल के अशआर मानवी एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी इनमें कोई तसलसल नहीं होता। ताहम बाज़ औक़ात शायर ग़ज़ल में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अशआर कहता है जिनमें मानवी रब्त व तसलसल पाया जाता है। इनको क़त्ताबंद अशआर कहते हैं। क़त्ताबंद में शायर एक ही ख़याल को एक से ज़ायद अशआर में बयान करता है। ठीक है, एक ही ख़याल को एक से ज़्यादा अशआर में बयान करता है, जबकि गज़ल में क्या होता है कि एक ही शेर मुकम्मल इकाई की हैसियत रखता है और इसमें एक ही बात को अलग अलग शेर में कहा जाता है। क़त्ताबंद अशआर की पहचान के लिए इन शेरों के बीच में काफ लिख दिया जाता है। काफ क़त्ता का मुख़फ़्फ़फ़ या मुख्तसर टुकड़ा है। ज़ेल में गालिब की गज़ल के क़त्ताबंद अशआर मुलाख़्ता हूँ। तो ये दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मद्दा क्या है। अब आते हैं, ये काफ से क़त्आ बताया गया है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ा व इश्वा व अदा क्या है, शिकने जुल्फ़े अंबरी क्यों है, निगहे चश्मे सुरमई सा क्या है, सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, आबर क्या चीज़ है, हुआ क्या है, हवा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, हाँ भुलाकर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये थे क़त्ता के अशआर और यहाँ आपका गज़ल वाला टॉपिक जो कि दूसरा टॉपिक है वो मुकम्मल होता है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते